हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन फर्स्ट का रेस्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेकंड वीडियो में। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। बेटा ये था कि जो श्रीलंका में थी वो सिंगली लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जा रही थी और जो तमिल लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। तो श्रीलंका में जो मूवमेंट हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वो लैंग्वेज बेस पे हुए थे। इट मीन्स लैंग्विस्टिक बेस पे हुए थे। जो श्रीलंकन तमिल थे वो तो चाह रहे थे कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, जब जो श्रीलंकन तमिल थे वो तो चाह रहे थे कि तमिल लैंग्वेज बन जाए, जबकि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो सिंगली लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रही थी। इसलिए दो ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक तो जो श्रीलंकन तमिल जो तमिल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते थे और श्रीलंका की गवर्नमेंट जो सिंगली लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रही थी। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड द जॉब्स। और जो श्रीलंकन तमिल थे या फिर और इंडियन तमिल थे वो सभी ये बोल रहे थे कि हमें इक्वलिटी मिले जॉब में, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स एंड द रेपिडली डिनाइड। लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी उनको लगातार डिनाई किया गया। By 1980s, several political organization was formed demanding an independent Tamil Eelam. It means 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिमांड को अरोज किया, तमिल इलम को बनाया जाए इन नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। इट मीन श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में तमिल स्टेट को अलग से बनाया जाए। ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ और इन्होंने अपनी डिमांड को अरोज किया। इट मीन जो श्रीलंकन तमिल और जो इंडियन तमिल थे, जो तमिल लैंग्वेज को मानते थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1980 में और उन्होंने ये डिमांड अरोज की कि अलग से तमिल स्टेट बनाया जाए नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। फिर हमारा आ जाता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। स्टूडेंट, अभी हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, बेल्जियम के बारे में पढ़ा, हम वापस अब बेल्जियम पे आ जाते हैं और बेल्जियम के अकोमोडेशन के बारे में पढ़, यानी कि बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग पीपल्स थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे, उनमें किस तरीके से यूनिटी इस्टेब्लिश हुई। तो हमारे पॉइंट पे आते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। Constitution prescribed that the number of Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government. कॉन्स्टिट्यूशन जो बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मेंशन किया गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल राइट्स दिए जाए। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लैंग्विस्टिक ग्रुप। और जो सभी लैंग्विस्टिक ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन्हें मेजोरिटी के बेस पे सपोर्ट दिया जाए। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो अधिकतर पावर्स थी हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। इट मीन्स वो पावर सारी किसको दी जाए, स्टेट गवर्नमेंट को ही वो सारी पावर दी जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल थी। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाए क्योंकि ब्रुसेल्स की जो एथनिक कंपोजिशन थी वो पूरी कंट्री की एथनिक कंपोजिशन से अलग थी। विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स ब्रुसेल में जो दोनों कम्युनिटीज़ थे, दोनों कम्युनिटीज़ इट मीन्स डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ प्लस फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, इन दोनों कम्युनिटीज़ को ही इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ब्रुसेल्स में, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ऐसा जिद पे इसलिए अड़ रहे थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। क्यों मिल गया है इक्वल रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि स्टूडेंट डच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ थी उनका जो सेंट्रल लेवल इट मीन्स कंट्री लेवल पे तो जो मेजोरिटी ज़्यादा थी, लेकिन कैपिटल में उनकी मेजोरिटी कम थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक नई गवर्नमेंट बनाई जाए जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। और कम्युनिटी गवर्नमेंट इट मीन्स जैसे हमारे इंडिया में है लोकल गवर्नमेंट। 3 पार्ट्स में इंडिया की पावर डिवाइड है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म है।
दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट को पीपल्स इलेक्ट करें बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, केवल एक ही लैंग्वेज को माना जाए। डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, और कोई मैटर नहीं रखता है कि कौन से रीजन में डच स्पीकिंग लोग हैं और कौन से रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग है और कौन से रीजन में जर्मन स्पीकिंग है, कोई मैटर नहीं रखता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और इस गवर्नमेंट में पावर को किस बेस पे डिवाइड किया जाए, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज बेस पे डिवाइड किया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, in Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and the interest of different community region. इट मीन्स बेल्जियम की गवर्नमेंट को जल्दी ये रियलाइज़ हो गया था, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को जल्दी ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर कंट्री में यूनिटी को इस्टेब्लिश करना है तो कंट्री में जितने भी अलग अलग स्पीकिंग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटीज़ हैं, उनमें क्या किया जाए, उनके जो फीलिंग्स है और इंटरेस्ट है उनको रेस्पेक्ट दिया जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सच ए रियलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है such a realization resulted in the mutual acceptable arrangement for sharing power। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि बेल्जियम में जो रियलाइजेशन, अब क्या बेल्जियम में सभी कम्युनिटीज़ और की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट दिया गया, इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट दिया गया, तो सभी कम्युनिटीज़ ने जो गवर्नमेंट ने जो अरेंजमेंट किया था पावर शेयरिंग का उसको भी मान लिया। श्रीलंका शोज एज ए कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल, लेकिन श्रीलंका का एग्जाम्पल बेल्जियम से एकदम अगेंस्ट था। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others, refuse to share power, कि मेजोरिटी कम्युनिटीज़ पे श्रीलंका में सारी पावर दे दी गई और मेजोरिटी कम्युनिटी को ये राइट दिया कि अगर वो चाहे तो फोर्स के बेस पे अपनी पावर का यूज़ कर सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ये स्टूडेंट्स आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग का फेवर, इट मीन्स पावर डिवीज़न क्यों ज़रूरी है। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड, पावर शेयरिंग बहुत गुड है क्योंकि पावर को डिवाइड कर दिया जाता है तो वर्केबिलिटी, वर्क में भी एफिशिएंसी आ जाती है, पावर शेयर और वर्कलोड भी कम होता है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस एंड द पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अच्छा होता है पावर शेयरिंग, एक पॉजिटिव पॉइंट है पावर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि इससे रिड्यूस होती है, पॉसिबिलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। जैसे कि मान लो 2 सोशल ग्रुप है, अगर दोनों सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है तो क्या होना चाहिए, पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए दोनों सोशल ग्रुप में इक्वली। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग एक गुड एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल करने का। इट मीन्स जब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा तो वर्क इफिशिएंसी आएगी और प्लस वर्कलोड भी कम होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए क्यों गुड है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का एक गुड वे है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज इफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेसी में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल तभी हो सकती है जब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए गवर्नमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में। इट मीन जैसे हमारे इंडिया में है पावर शेयरिंग फॉर्मलाइज्ड है, पावर शेयरिंग को सेंट्रल लेवल पे, लोकल लेवल पे प्लस स्टेट लेवल पे डिवाइड किया गया है। फिर है हमारा एंड हु हैव टू लीव विथ इट्स इफेक्ट, पीपल हैव ए राइट टू कंसल्टेट ऑन हाउ दे आर बी गवर्न। पीपल्स को ये राइट होना चाहिए वो कंसल्ट करें कि कौन सी गवर्नमेंट बनाई जाए, कौन सी गवर्नमेंट चलाई जाए, यानी कि पीपल्स को गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट होता है हमारे इंडिया में, और बेल्जियम में भी ऐसे ही हो। और ये भी बताया गया है कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है। फिर हमारा आ जाता है द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड सेट मॉरल। इट मीन्स पावर शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को फॉर्मलाइज करती है, ये तो प्रूडेंशियल है, और पावर शेयरिंग के बेस पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाता है, ये मॉरल रीज़न है। वाइल प्रूडेंशियल रीज़न में किस बात पे जोर दिया जाता है, इट मीन जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया वो प्रूडेंशियल रीज़न है, और जो सेकंड पॉइंट बताया कि पावर शेयरिंग के बेस पे डेमोक्रेसी को अच्छे से एस्टेब्लिश किया जाता है वो मॉरल रीज़न है।
while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes. प्रूडेंशियल रीजन इट मीन्स पावर शेयरिंग के बेस पे जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है और दो ग्रुप्स के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है तो उसके बेटर रिजल्ट आते हैं. आउटकम्स इट मीन्स रिजल्ट आते हैं. मॉरल रीजन एम्फेसाइज दे द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूबल. मॉरल रीजन में ये बताया जाता है कि पावर शेयरिंग एक वैल्यूबल वे है. कैसे? क्योंकि इस बेस पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाता है. कोई भी गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पावर को यूज़ नहीं कर पाती और एक लिमिट पे रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे ही वो पावर को यूज़ करती है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो स्टूडेंट्स हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. इट मीन्स थर्ड वीडियो में स्टडी करेंगे.